नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज का नाम है मिशन 2024। इस सीरीज के माध्यम से दोस्तों हम यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के द्वारा पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हिंदी के प्रश्नों को पढ़ेंगे। जिस प्रकार से दोस्तों उत्तराखंड के ग्रुप सी एग्जाम में 20 प्रश्न हिंदी के पूछे जाते हैं, उसी प्रकार दोस्तों हम अपनी एक क्लास में 20 प्रश्न पढ़ेंगे, जिससे दोस्तों आपका रिवीजन भी हो जाएगा और ये आपको आइडिया लग जाएगा कि यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के द्वारा ग्रुप सी एग्जाम में किस प्रकार की हिंदी पूछी जाती है। तो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने 20 में से कितने प्रश्न सही किए और कितने गलत किए। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है, छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। यह वाक्य है। तो वाक्य भेद हमें बताना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, संयुक्त वाक्य। ठीक है, छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। तो यह दोस्तों एक संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य की पहचान दोस्तों होती है इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन और आदि शब्दों से। ठीक है, ये जो शब्द दोस्तों ये दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है। तो अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा दोस्तों हिंदी है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। जबकि दोस्तों अंडमान निकोबार का जो हाई कोर्ट है तो वह दोस्तों पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अंडमान निकोबार में जो शासन और शिक्षा की भाषा है तो वह आपकी हिंदी है। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो हमें शुद्ध वर्तनी बतानी है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में दोस्तों हमें उज्ज्वल शब्द देखने को मिल रहा है। तो उज्ज्वल की सही वर्तनी हमें बतानी है। तो उज्ज्वल सही जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उज्ज्वल में दोनों जो दोस्तों हमारे आधे आते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न है हमारा, अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है। तो अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम जो होता है तो वह दोस्तों बाईं ओर शीर्ष पर होता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, जैसे दोस्तों हमारा ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के बाईं ओर शीर्ष पर दोस्तों प्रेषक का नाम एवं पदनाम लिखा जाता है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है। तो ईमेल ये दोस्तों आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा ईमेल जो है दोस्तों तो यह है जनसंचार माध्यम का जो एक भाग है, तो वह आधुनिक दृश्य माध्यम है। ठीक है, जो दोस्तों रेडियो होता है तो वह श्रव्य माध्यम होता है। टेलीविज़न तो वह दोस्तों दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यम होता है। अखबार जो होता है तो वह दोस्तों दृश्य माध्यम होता है। अगला प्रश्न है कि संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है। तो संबंधवाचक, तो संबंध जो देखने को मिल रहा है तो वह दोस्तों हमें ऑप्शन ए में मिल रहा है। ठीक है, मौसेरा भाई। तो मौसेरा भाई यह दोस्तों संबंधवाचक संज्ञा विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न है, जो शब्द लिंग वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो लिंग वचन काल के आधार पर नहीं बदलते तो वह दोस्तों अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अविकारी शब्द दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। विकारी शब्द वह होते हैं जिनमें लिंग वचन तथा काल के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। 8वां प्रश्न है, कुश प्लस आसन में संधि है। तो दोस्तों कुश प्लस आसन में संधि दीर्घ संधि है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ दोस्तों छोटा ए प्लस बड़ा आ मिलकर आ बनाएगा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा जब हम इस शब्द को जोड़ेंगे तो दोस्तों कुशासन बन जाएगा। ठीक है, तो इस शब्द में जो संधि है तो वह आपकी दीर्घ संधि है।
संधि दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्यय दोस्तों शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसका विशेष अर्थ देते हैं, ठीक है, एक अलग अर्थ देते हैं। जैसे नीलिमा शब्द है तो नीलिमा में नील शब्द में दोस्तों जुड़ा है इमा शब्द, ठीक है, और इमा क्या हो जाएगा, इसमें प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय दोस्तों अंत में जोड़े जाते हैं, ये आप याद रखिएगा। उपसर्ग जो होते हैं तो वह शब्द के शुरू में जोड़े जाते हैं। तो प्रत्यय और उपसर्ग दोनों दोस्तों शब्दांश होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक शब्द है। तो पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक शब्द दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, परवर्ती, ठीक है, ऑप्शन सी राइट है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। तो अशुद्ध वाक्य बताना है तो पहले दोस्तों चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे, चारों वाक्य को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला वाक्य है, वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा कि देश भर में यह बात फैल गई, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। चौथा है दोस्तों, ना जाने कितने जीव पैदा होते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन बी, सी और डी ये तीनों सही हैं, ऑप्शन ए गलत है, ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते, तो दोस्तों पशु उड़ते नहीं हैं, सिर्फ पक्षी उड़ते हैं, ठीक है। फिर आगे बोला है कि उड़ते और चरते हुए दिखाई देते हैं। तो देखिए सिर्फ पशु चरते हैं, ठीक है, पक्षी नहीं चरते। तो ये दोस्तों अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रिया के सही भेद हैं। तो क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। 13वां प्रश्न है, बघेली किस उपभाषा की बोली है। तो बघेली ये दोस्तों पूर्वी हिंदी की बोली है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। पूर्वी हिंदी में दोस्तों 3 बोलियां आती हैं जिसे हम अब 6 के नाम से याद रख सकते हैं। आ से हो जाएगा अवधी, वा से हो जाएगा बघेली और छा से हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ी, ठीक है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, राजस्थानी के अंतर्गत दोस्तों 4 बोलियां आती हैं और बिहारी के अंदर भी दोस्तों 3 बोलियां आती हैं, ठीक है। 14वां प्रश्न है, घोड़ा का पर्यायवाची है। तो घोड़ा का पर्यायवाची बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाय। हाय, घोटक, बाजी, सैंदव, रबेसूत ये सभी दोस्तों घोड़ा के पर्यायवाची हैं। बायस यह दोस्तों कौवे का पर्यायवाची है। 15वां प्रश्न है, पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं। तो पासपोर्ट को हिंदी में दोस्तों पारपत्र के नाम से जाना जाता है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। पासपोर्ट से क्या होता है दोस्तों, हम एक देश से दूसरे देश को जाते हैं तो हमें पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हिंदी में इसे बोलेंगे पारपत्र, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पत्रिका है दोस्तों मतवाला, सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। और इनकी है दोस्तों एक प्रसिद्ध पत्रिका है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मितव्यय तथा आदेश निर्देश दिया जाता है को कहते हैं। तो इसे दोस्तों ऑप्शन बी टिप्पण कहते हैं, सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो दोस्तों किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर अपनी राय देना, मत देना, उस पर आदेश या निर्देश जो होता है तो वह दोस्तों टिप्पण कहलाता है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन वी।
अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से दंतोष्ठ ध्वनियाँ हैं। तो दंतोष्ठ हमें ध्वनियाँ बतानी है, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, वे और फे। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी। 19वां प्रश्न है, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग का मुख्य पात्र है दोस्तों यशोधर बाबू। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। और ये क्वेश्चन दोस्तों उत्तराखंड के एग्जाम में 3-4 बार पूछा जा चुका है, तो याद रखेगा मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र यशोधर बाबू है। 20वां प्रश्न है, स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को दोस्तों अनुवाद कहते हैं, ट्रांसलेट कहते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारे 20 प्रश्न। आपको डेली 20 प्रश्न मिलेंगे एक प्रैक्टिस सेट में। जिस प्रकार से उत्तराखंड के एग्जाम में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी प्रकार दोस्तों आपके एक प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्न मिलेंगे। सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट होते हैं, सेलेक्टेड होते हैं। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, तो अपना स्कोर शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और दोस्तों अपने 10-15 मिनट जरूर निकालें दिन में और इस क्लास को ज़रूर देखें। ठीक है, इस क्लास को देखने से दोस्तों आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपको एक लेवल का पता चलेगा कि आपने किस प्रकार की तैयारी कर रखी है और उत्तराखंड के ग्रुप सी एग्जाम में किस प्रकार की हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल पर आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का रिवीजन कराया जा रहा है आपके 30 जून वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप ज़रूर देखें उन क्लास को भी। अगर आप वह क्लास देखते हैं दोस्तों तो आपसे एक भी करंट अफेयर प्रश्न नहीं छूटेगा, ये आपसे मेरा वादा है। ठीक है, आज का आपका होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया। तो किस वर्ष दोस्तों फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया, ये आपको कमेंट करके बताना है। साथ में बताना है दोस्तों फूलों की घाटी को नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना है और यह किस जनपद में स्थित है। तो फूलों की घाटी के बारे में दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।